हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के पास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूं और वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी भी रिसेंटली लागू की है सरकार ने। ये क्या है, इसका हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुतों को तो समय नहीं है, और यदि किसी के पास में समय है तो कईयों को ये शायद पूरी बात समझ में नहीं आई। इसलिए मुझे लगा कि मैं ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। ऐसा है बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। हम किसी भी देश की कितनी तरक्की होती है, वो कितना प्रॉस्परस होता है, वो कितना डेवलपमेंट करता है, ये सारा सब कुछ वहाँ की जो रहने वाली पॉपुलेशन है, वहाँ की जो यूथ हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका एजुकेशन कैसा है उसके ऊपर में निर्भर करता है। जबकि हमारे यहाँ पर इसी को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया। शुरू से, बहुत पहले से हमने एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दो चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स हैं किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उस पर हमने सबसे कम ध्यान दिया, सबसे कम खर्चा किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंसेक्यूटिवली हर सरकार को और हर पॉलिटिकल पार्टी को लगा कि शायद ये वोट गैदरिंग एस्पेक्ट्स नहीं है, इसमें वो डेप्थ नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए आप समझिए इस बात को कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बदला गया है 34 साल बाद, आफ्टर लॉन्ग 34 ईयर्स। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, और मैं आपको बता दूं कि 68 में भी जो पॉलिसी आई थी या जिस पॉलिसी के आने का इतना गाजा बाजा बजाया गया था, वो पॉलिसी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उस टाइम पर भी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्चा करने की बात हुई थी। जिस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी वो 6% की ही थी, लेकिन उसके बाद में एक भी साल ऐसा नहीं गया कि जिसमें 6% तो छोड़िए आप, 3%, 3.5%, 2.5%, 2%, 1.5% ऐसा खर्चे करते रहे और हम जस के तस रहे। उसके बाद 1986 में फिर राजीव गांधी जी की सरकार आई और वो भी एक नई पॉलिसी लेके आए, लेकिन फिर भी जो काम पैसे से होने वाला है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी पॉलिसी लेके आइए। और दूसरी बड़ी बात है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो 1986 में एक पॉलिसी आई, 1992 में उस पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए, मामूली चेंजेस किए गए, लेकिन उनको हम किसी भी तरह से पॉलिसी चेंजेस नहीं कह सकते। सो ये इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस की है। वी मस्ट नॉट इग्नोर इट लाइक एनी अदर इवेंट। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा इवेंट है। और अब इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, ये क्या बात है, ये अपने आज समझेंगे। एक तो सबसे पहली बात ये है कि इसके बीच में लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और वो था एक राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ। और उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में हमको 5 साल से 14 साल तक के बच्चों का, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई। और वो फ्री एजुकेशन अवेलेबल भी है हमारे जो भी पब्लिक सेक्टर, सरकारी संस्थानों की जो स्कूल्स वगैरह एजुकेशन है वहां पर। तो इस पॉलिसी में एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि इसमें वो जो एज ब्रैकेट था 6 साल से 14 साल तक का, उस एज ब्रैकेट को बढ़ाया गया है, उसको 3 साल से 18 साल किया गया है। मतलब अब हमारी राइट टू एजुकेशन, मतलब हम कोर्ट में जाके अपने उस अधिकार को क्लेम कर सकते हैं, ऐसा एजुकेशन का हमारा जो अधिकार है आर्टिकल 21A के अंदर, उसमें हमारा अधिकार क्लास प्रिपरेटरी जो एकदम बेसिक है वहां से शुरू करके जब तक हम हायर सेकेंडरी पास करते हैं, क्लास 12 पास करते हैं, वहां तक हमको वो अधिकार मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंजेज जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा था वो ये है कि कंपल्सरीली सरकार 6% अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्चा करेगी। ये कमिटमेंट सरकार का है इस पॉलिसी में। और यदि ये कमिटमेंट है तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है।
इससे ड्रामेटिक और जबरदस्त चेंजेज आएंगे। हालांकि तो भी ये कम है और होना चाहिए, लेकिन अब सरकार को और भी बहुत कुछ देखना है, इसलिए 6% करना भी बहुत बड़ी बात है। हमारी इकोनॉमी भी आज के दिन काफी बड़ी है, हमारी इकोनॉमी करीब करीब 3 ट्रिलियन के आसपास है, तो उसका 6% देना मतलब बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट कमिट कर रही है। लेकिन वो मैं कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हम जीडीपी के शेयर को कंपेयर कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री से, जो यूरोप की या अमेरिका में या और जिधर भी डेवलप्ड कंट्री है उनसे, वो 6%, 7%, 6%, 7% खर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने पहले से बहुत एजुकेशनल एसेट्स बना ली है, उनके पास में अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, सारी फैसिलिटीज हैं। हमारे पास वो कुछ भी नहीं है। हम आज के दिन जितना खर्चा कर रहे थे, अभी तक जितना खर्चा कर रहे थे, वो सिर्फ हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब तनख्वाह बांटने में हमारा वो सारा पैसा चला जाता था। जो कोर डेवलपमेंट के लिए हमको खर्चा करना था वो कुछ हम कर ही नहीं पा रहे थे। बट एनीवे 6% इज ए वेरी बिग अमाउंट, और चूंकि हमारी इकोनॉमी भी बढ़ी है इसलिए 6% इज वेरी बिग अमाउंट। तो ये दूसरा बड़ा चेंज है। तीसरा चेंज को मैं बड़ा चेंज नहीं मानता, बट इट इज ए चेंज, और वो ये है कि हम एचआरडी मिनिस्ट्री को अब से एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे। इट इज मेयरली ए चेंज ऑफ नेम। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो जिसको हम कहते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसकी जगह ये शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, और मिस्टर पोखरियाल को अब से हम शिक्षा मंत्री बोला करेंगे। सो ये 3 बेसिक और फंडामेंटल चेंजेज आए। अब इनकी छोटी सी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, क्योंकि और ज्यादा डिटेल तो अभी डिस्कस नहीं की जा सकती, बहुत बड़ी पॉलिसी है, बट लेट अस गो इनटू द डिटेल। हम शुरू करते हैं स्कूल के लेवल से। स्कूल में हमारा अभी तक का जो सिस्टम था वो था 10+2, मतलब क्लास 1 से 10वीं तक बच्चा पढ़ेगा, और उसमें मिक्स ऑफ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिए, या जो एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब कर दिए, या जो भी गवर्निंग बॉडी है उसने जो प्रिस्क्राइब कर दिए, उन सब्जेक्ट्स को बच्चा कंपलसरीली पढ़ेगा। और ज्यादातर ध्यान परीक्षा पर है कि आप परीक्षा में कितना नंबर लाते हैं, उसी बात पर ध्यान है। और +2 का मतलब 11वीं और 12वीं, वहां पर जाकर के हमको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, और वो सब्जेक्ट है हमारे पास में 3 ही बेसिक ऑप्शंस है, साइंस है, कॉमर्स है, और तीसरा ह्यूमैनिटीज है। और उसमें इतनी ज्यादा रिजिडिटी है कि हम एक बार उसमें घुस गए तो फिर उसमें से कोई एग्जिट रूट हमारे पास में प्रैक्टिकली नहीं है। कहने को थियोरिटिकली कुछ कुछ एग्जिट रूट है, लेकिन वो कोई एग्जिट रूट नहीं है। हम एक बार जिस स्ट्रीम में घुस गए, फिर हमको वो अच्छा लगे नहीं लगे, या हमारे इंटरेस्ट का कोई दूसरा सब्जेक्ट हमारे कैरिकुलम से, हमारी पढ़ाई से बाहर है, उससे इस सिस्टम को कोई मतलब नहीं था। उस सिस्टम को रिप्लेस करके अब एक नया सिस्टम आया है, और वो नया सिस्टम जो है उसको हम कह रहे हैं 5+3+3+4। अब ये क्या है? अब ये जो शुरू का 5 आया, इस शुरू के 5 में बाद के जो 2 साल हैं, वो 2 साल तो हमारी पुरानी व्यवस्था से हम लेके आए हैं, लेकिन जो शुरू के 3 साल हैं वो नई व्यवस्था है। मतलब हमारे यहां पर सरकारी स्कूलों में जो पब्लिक एजुकेशन, ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन है, उसमें हमारे बच्चों को LKG, KG या अपर KG इस तरह की कुछ भी पढ़ाने की, प्री स्कूल जिसको हम कहते हैं, प्रिपरेटरी स्कूल्स जिनको हम कहते हैं, वो कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उसको कंपलसरी कर दिया गया है इस पॉलिसी में। इसलिए अब सरकारी स्कूलों में भी, गांवों में भी, रूरल एरियाज में भी, सब जगह 3 साल का बच्चा ही स्कूल जाने लगेगा, वरना बच्चा 6 साल का फॉर्मल एजुकेशन में जाता था। क्लास 1 से फॉर्मल एजुकेशन मानी जाती थी। तो ये पहले 3 साल हुए, फिर बाद के 2 साल हैं वो क्लास 1 और 2। इसका बेसिक एम है कि 3 साल का बच्चा जो है उसका ब्रेन बहुत शार्प डेवलप होता है। तो 3 साल से वो बच्चा जब तक क्लास 1 में आता है तब तक वो 6 साल का हो जाता है, और जब तक 2 पास करता है वो 8 साल का हो जाता है। तो 3 से 8 साल तक के ब्रैकेट में चूंकि बच्चे की एडप्टेबिलिटी, नई चीजें सीखने की बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए उसको उस पीरियड में काफी कुछ सिखा दिया जाए, और वो
बेसिक और फंडामेंटल्स जो जरूरी सीखने लायक बातें हैं वो सीख जाए। लेकिन एक बात इसमें जरूर ध्यान में रखी गई है कि बच्चे के ऊपर में किताबों का बोझ ज्यादा न लादा जाए। तो ये हुआ पहला 5 साल। और उसके बाद के 3 साल, उसके बाद के 3 साल जो हैं वो हैं क्लास 3, 4 एंड 5, जिसको प्राइमरी तक हम कह सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे बच्चों को, जैसे कि साइंस है, सोशल साइंस है, वगैरह वगैरह, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबसे उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उनको अच्छी उसकी शिक्षा दी जाएगी। अब ये क्लास 5 तक की जो बात है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेज आया है, और वो चेंजेज बिना कहे बगैर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। वो ये है कि क्लास 5 तक के बच्चों के लिए पढ़ने का ऑप्शन जो है वो स्कूलों के ऊपर छोड़ा गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स पर छोड़ा गया है कि वो रीजनल लैंग्वेज को भी मीडियम बना के पढ़ सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी कंपलसरी नहीं है। इसका रीजन है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है कि आज जैसे वेस्ट में, यूरोप में, डिफरेंट कंट्रीज में सब अपनी रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। रीजनल लैंग्वेज में बच्चा चूंकि घर में वही लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो हर चीज के बारे में बहुत जल्दी सीखता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए रीजनल लैंग्वेज में लाया गया। बट स्टिल आई वुड से दिस इज नॉट कंपलसरी। यदि कोई गवर्नमेंट या कोई स्कूल चाहे कि नहीं हमको, और उस स्कूल को लगता है कि वहां के आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो इंग्लिश या हिंदी में पढ़ाए, तो वो इंग्लिश और हिंदी में भी पढ़ा सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, इंग्लिश बहुत जरूरी है। इंग्लिश इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो में बच्चे ज्यादातर ग्लोबल कंपटीशन में उतरते हैं, और जब ग्लोबल कंपटीशन में उतरते हैं तो ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, हमारी मदर टंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको उसको भी पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, बट इंग्लिश को नेग्लेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पॉलिसी के थ्रू इंग्लिश को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मेरा कहना है कि यदि ऐसा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा देखा जाए तो दैट वुड बी रेदर बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। इसमें और भी एक प्रॉब्लम ये है कि आज मान लीजिए कोई बच्चा केरल में पढ़ रहा है और वो क्लास 4 तक वहां की लोकल लैंग्वेज में पढ़ के आया, और अचानक उसके पेरेंट का ट्रांसफर हो गया और वो महाराष्ट्र में आ गया या बंगाल में आ गया, तो वो वहां से मलयालम में पढ़ते हुए आया और वो यहाँ पे आके अचानक उसको यदि कोई महाराष्ट्रियन में पढ़ाएगा या कोई बंगाली में पढ़ाएगा तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, और ही और शी विल नॉट बी एबल टू अडॉप्ट इट वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली। सो रीजनल लैंग्वेजेस के कुछ डिसएडवांटेज भी हमारे पास में रहेंगे। तो ये हुआ प्राइमरी लेवल तक की बात। अब इसके बाद जो है वो सीन चेंज हो रहा है। अब सीन वाकई बहुत बड़ा बन रहा है, वो है क्लास 6 से। क्लास 6 से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर में ज्यादा फोकस दिया जाएगा, यहां तक कि कोडिंग पढ़ाई जाएगी। अब कोडिंग क्या है आप समझिए, कंप्यूटर्स की भाषा है वो, जिसमें एप्लीकेशंस बनते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वो क्लास 6 से पढ़ाई जाएगी। ये वैसे चाइना के तर्ज पर है, चाइना में बहुत सालों से वो लोग बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग पढ़ा रहे हैं, और उसका नतीजा है देखिए, चाइना बहुत डेवलप किया है और चाइना काफ़ी आगे है कई मामलों में हमसे, हालांकि हम भी कई मामलों में उनसे आगे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो हमको स्वीकार करनी चाहिए। तो कोडिंग लाया गया है, और उस कोडिंग के अलावा बाकी भी सारी वोकेशनल बातें, ऐसी बातें कि जिससे आदमी आगे जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, वो बातें सिखाई जाएगी क्लास 6 ऑनवर्ड्स। मतलब देखिए, इसमें बात समझने वाली ये है कि क्या हमारा 100% पूल ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हमारे 30-32 करोड़ बच्चे हैं, अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो क्या वो 30-32 करोड़ सारे के सारे बच्चे एकेडमिक्स के लिए बने हैं? इज इट पॉसिबल? नो, आई डोंट थिंक सो। एकेडमिक्स के लिए सारे नहीं बने हुए हो सकते। उनमें से कुछ हैं जो एकेडमिक्स को एंजॉय करते हैं और एकेडमिक्स के लिए बने हुए हैं, लेकिन उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जो एकेडमिक्स को सफर करते हैं, वो उसके लिए नहीं बने हुए हैं। वो जिसके लिए बने हुए हैं या उनको जिसमें रुचि है, यदि उनको वही बातें शुरू से सिखाई जाए और इस कॉम्पिटिटिव एक फ्रेमवर्क से बाहर निकाल के उसको अपने वोकेशन की, अपने व्यवसाय की यदि आप ट्रेनिंग देते हैं और उसको उसकी छूट देते हैं एटलीस्ट कि तुम वो सीखो। आज मान लीजिए कोई बच्चा सॉफ्टवेयर्स में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है और वो क्लास 7 में ही इंटर्नशिप लेकर के TCS में जाता है, तो
वो जब 12वीं करके निकलेगा तो उसके दिमाग, वो टोटली डिफरेंट बच्चा होगा, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। वरना आज देखिए क्लास 10 का बच्चा, क्लास 11 का बच्चा, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में पूछिए, उसको कुछ नहीं पता है। तो वो वोकेशनली ट्रेंड हो। वोकेशन से मतलब अब मेरा सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं है, या सरकार का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं है, इस पॉलिसी का मतलब सॉफ्टवेयर से नहीं है। वोकेशन का मतलब आप समझिए, एक छोटी सी बात समझिए कि एक किसान का बच्चा, एक फार्मर का बच्चा, अभी आप किसी भी पूरे हिंदुस्तान में आप सर्वे करके देख लीजिए, फार्मर्स के पास में जाइए और उनको पूछिए कि भैया आप अपने बच्चे को क्या फार्मर बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 3-4-5% मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सब बोलेंगे नहीं, हमको नहीं फार्मर बनाना है। अरे नहीं बनाना है तो क्या होगा इस देश का? इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम फीड कैसे करेंगे? लोगों को लगता है कि वो नीचा काम है, वो छोटा काम है। ऐसा नहीं है। फार्मर का काम सबसे ऊंचा काम है, वो सबके लिए अन्न पैदा करता है। एंड रिमेंबर, उसमें बहुत स्किल्स चाहिए, उसमें बहुत नॉलेज चाहिए, उसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। सॉइल क्या है, बरसात कब आएगी, कब मैंने बीजा, कब किस बीज को कब बीजने से क्या होगा। पेड़ के पत्ते देख के फार्मर बता देता है कि इसका क्या होने वाला है आगे। तो ये सब स्किल्स धीरे धीरे आज के 25 साल बाद में देश में पैदा, हम ऐसी कंट्री बन जाएंगे कि हमको सारा का सारा फूड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे यहाँ कोई पैदा करने वाला ही नहीं रहेगा। सो इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग को डिस्करेज किया गया है अभी तक के एजुकेशन के थ्रू, उसको वापस लाना है। यदि कोई कारपेंट्री सीखना चाहता तो उसमें बुरा क्या है? यदि कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता तो उसमें बुराई किस बात की है? वो बने। और इसी तरह समाज चलता है। समाज में हर काम करने के लिए आदमी भी चाहिए और हर काम के अपने शौकिया, जो किसी को पेंटिंग का शौक है तो उसको पेंटर बनने दो ना भाई। कोई जरूरी नहीं है कि उसको हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना या इंजीनियर बनाना या उसको मेडिकल लाइन में ही ले जाना है। सो ये फोकस जो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग पर रहेगा फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स। उनकी एकेडमिक, उनकी वोकेशनल, उनकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर और उनकी बाकी की एक्टिविटीज जो है उसको ध्यान में रख के उनके बस्ते छोटे किए जाएंगे। उनके सारा दिन का जो 8 घंटे का या 7 घंटे की जो स्कूल होती है उसमें से 3-3.5 घंटा 4 घंटा एकेडमिक्स में रहेगा और बाकी का जो है वो दूसरे कामों में जाएगा। यहां तक कि उसी लेवल पर बच्चे इंटर्नशिप भी ले पाएंगे, उसकी भी व्यवस्था सरकार ने इस पॉलिसी में की है। अब ये मिडिल स्कूल पास करने के बाद में आ गए क्रिटिकल ईयर्स, क्लास 9, 10, 11, 12। ये जो 4 साल हैं, इन 4 सालों में पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों के इंटरेस्ट की है वो ये है कि एनुअल एग्जाम्स नहीं होंगे, अब हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे। कहने का मतलब है कि सेमेस्टर सिस्टम आएगा। 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे। मतलब अब साल भर में हम लोग 9 महीना मस्ती करेंगे और बाकी के 3 महीना में खूब दिन रात पढ़ेंगे और जाके एग्जाम में उगल देंगे, वो नहीं चलेगा। आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 6ठे महीने में आपका एग्जाम आने वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्जाम्स रहेंगे उनको उनमें बोर्ड भी रहेंगे। जो एग्जाम्स रहेंगे वो मार्क सेंट्रिक नहीं रहेंगे कि कितने ग्रेड आए, क्या मार्क्स आए। क्या स्थिति है आज की? आज 90% जो बच्चा लेके आया है, 92% जो बच्चा लेके आया है, उसके पेरेंट्स भी खुश नहीं है, उनका भी मुंह लटका हुआ है। वो बच्चा भी खुश नहीं है कि उसको एक अच्छी स्कूल में, अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे भाई, इतना ज्यादा फोकस मार्क्स पर नहीं देना है और इस पॉलिसी ने इस प्रॉब्लम को करेक्ट किया है। ये 360 डिग्री हॉलिस्टिक असेसमेंट किया जाएगा बच्चे का, हर लेवल पर उसको आंका जाएगा। उसकी एकेडमिक्स कैसी है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसकी वोकेशनल स्किल्स क्या है, उसकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज क्या है, और वो खुद भी सेल्फ असेसमेंट करेगा। या दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि शायद कई लोग इग्नोर कर रहे हैं। इसमें 2 और बातें ऐड की गई है कि जो असेसमेंट कार्ड बनेगा, जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसमें बच्चा अपना खुद का असेसमेंट भी करके लिखेगा। उसमें बच्चे के जो क्लासमेट्स हैं वो भी असेसमेंट करेंगे कि राम कैसा पढ़ाई कर रहा है। उसके लिए बाकी के 39 बच्चे भी लिख के देंगे कि वो ऐसी पढ़ाई कर रहा है या वो इतना अच्छा बच्चा है या वो ऐसा है। सो इट विल बी एन ओवरऑल evaluation of a child, which is very good, which is fantastic.
दूसरा इस लेवल पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेज आया वो ये है कि इतने दिन क्या था, हमने क्लास 9th में नहीं था, वो अभी 11th 12th में था, लेकिन 11th 12th में आए और अब आपके सामने में बड़ी एक विकराल समस्या खड़ी हो गई कि आपको क्या लेना है, आपको साइंस लेना है, आपको आर्ट्स लेना है या आपको कॉमर्स लेना है। और बच्चे उस लेवल पर उतना समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या लेना है, लेकिन जो समझ भी पा रहे हैं उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए उस ऑप्शन को बेचारे कभी डिस्कस ही नहीं करते। ऐसा भी बच्चा है जिसको साइंस लेना है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, लेकिन उसका हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, वो हिस्ट्री भी साथ में पढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वो बच्चा ये तीनों सब्जेक्ट भी पढ़े और साथ में हिस्ट्री भी ले ले। अब ऐसा भी बच्चा आपको मिलेगा कि जो ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ रहा है लेकिन उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो मैथ्स ले सकता है। अब ये नई पॉलिसी जो है इसको इंटरडिसिप्लिनरी बना रही है, बल्कि शायद इसमें ऐसा है, अभी तक क्लियर नहीं है, मिनिस्ट्री उसका क्लैरिफिकेशन देगी, शायद इसमें ऐसा है कि एक पूल ऑफ सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा, उस पूल ऑफ सब्जेक्ट्स में से आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स भी चूज कर पाएंगे बिसाइड योर ओन स्ट्रीम। आप जिस स्ट्रीम में भी जाना चाह रहे हैं, इसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद यहां से जो बच्चा निकलेगा फाइनली, वो एक ट्रेंड, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, वो कुछ काम करने लायक निकलेगा, वो कुछ न कुछ सीखा हुआ निकलेगा वो बच्चा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है अपनी हायर एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन में पहले बात करते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन की। अंडर ग्रेजुएशन में बहुत वही चेंजेज हैं, इंटरडिसिप्लिनरी बनाया गया इसको भी। इसमें भी आप के पास में रिजिडिटी नहीं है कि आपको यही एक सब्जेक्ट लेकर के परस्यू करना है, इसी के 3 से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप उसमें और भी दूसरे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आप इसमें एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम कर दिया है। इसमें मतलब कई बार क्या होता है, ज्यादातर बार होता है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ में होता है कि वो फर्स्ट ईयर पढ़ाई किए और उसके बाद में उनके घर की सिचुएशन की वजह से, उनके पैसे की सिचुएशन की वजह से या कई और कारणों की वजह से वो बच्चा सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दे पाया, फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दे पाया और कॉलेज को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उसके बाकी के 2 साल गए वो पूरे वेस्ट। उसके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लोग उसको यही मानेंगे कि ये 12th बोर्ड पास किया हुआ है। लेकिन अब वो नहीं है। अब आपके लिए एक बैंक बना दी जाएगी पॉइंट्स की, क्रेडिट पॉइंट्स की, और वो बैंक में आप जितनी पढ़ाई करेंगे, जिस ईयर तक की पढ़ाई करेंगे, उसके क्रेडिट मार्क्स जो हैं वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। आप एग्जिट किए, वो मार्क्स आपके क्रेडिट हो गए। आप 1 साल बाद में आपको लगा नहीं मुझे वापस कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, आप दूसरा कुछ और जोड़ घटा के भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी वो मार्क्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और तीसरी बात इसमें यह भी है कि आपको हर साल का अलग एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। मतलब आपने यदि फर्स्ट ईयर पास किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने सेकेंड ईयर किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, आपने 3 इयर्स डिग्री कोर्स कर लिया तो आपको जैसे बैचलर्स डिग्री मिलती है वो बैचलर्स डिग्री मिलेगी। अब एक इसमें एडिशनल बात ये और जुड़ गई, जो 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री का प्रोग्राम बीच में बहुत डिस्कस हुआ था और अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में जो है, ये 4 इयर्स प्रोग्राम को भी ऑप्शन में गवर्नमेंट लेके आई है थ्रू दिस पॉलिसी। जो कॉलेजेस चाहेंगे या जो इंस्टीट्यूशंस में इसको भी ऐड किया जा सकता है और बच्चा 4थी साल भी पढ़ाई कर सकता है। और जिसने 4 साल की पढ़ाई की है उसको भी बैचलर्स का मिलेगा विद अ रिसर्च डिग्री, कि उसको रिसर्च माना जाएगा, 4थे साल को रिसर्च माना जाएगा और वो वहां से सीधा बच्चा रिसर्च में जा सकता है। तो इसके बाद और हायर डिग्री की यदि अपने हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो ये है कि एमफिल को टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एमफिल नाम की अब कोई डिग्री भारत में नहीं रहेगी। इसके बाद मास्टर्स का जहां तक सवाल है, यदि कोई बच्चा, इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंजेज आया है कि इतने सालों तक हम जो करते आए थे, 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर्स, यानी 5 साल में आपका मास्टर्स होता था, अब भी वही होगा।
मतलब यदि कोई बच्चा 4 साल का डिग्री कोर्स करता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करता है, तो उसका मास्टर्स 1 साल का ही होगा, उसका मास्टर्स 2 साल का नहीं होगा। मतलब इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो बच्चा 5 साल में मास्टर्स कर लेगा, अपना पूरा कर लेगा। और इसके अलावा और भी कई चेंजेज हैं। एक सेकंड में देख लूं मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि नहीं कर लिए। हायर एजुकेशन में, हाँ, एक टीचर्स के बारे में, टीचर्स को भी ऐसा किया गया है कि 2021 से एक इंस्टीट्यूट बनेगा जो कैरिकुलम डिसाइड करेगा कि जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए। पहले तो अच्छे टीचर्स होंगे तो अच्छी पढ़ाई कराएंगे, इसलिए 2021 तक अप टू 2021 अप टू 2030 आई एम सॉरी, सारे टीचर्स को वो 4 साल का बीएड प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम उसको कंप्लीट करना पड़ेगा कंपल्सरीली, तो ही वो टीचर बन पाएगा या रह पाएगा, वरना वो टीचर नहीं रह पाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये टीचर्स के लिए है। और फाइनली ये है कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बहुत गैप है। उस गैप को धीरे धीरे कम किया जाएगा और बाकी 6% जैसा मैंने कहा जीडीपी का और 10% टोटल रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जो है वो एजुकेशन पर किया जाएगा और उसके थ्रू बहुत डेवलपमेंट हमारा किया जाएगा। तो इससे आप समझ रहे होंगे बच्चों कि ओवरऑल हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारा हर इंसान खुश होगा। और दिस इज द रियल होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन जो कि इस पॉलिसी के थ्रू लाया गया है। इस पॉलिसी में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट ऐसा है कि जिसको हम लोग नेगेटिवली एसेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि भाई क्लास 5 तक में जो इंग्लिश का या हिंदी का कंपल्शन थोड़ा कम किया गया है, मे बी कि वो ज़्यादा बेटर हो जो अभी लाया गया है पॉलिसी। एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेज है, वो चेंज ये है कि संस्कृत और दूसरे क्लासिकल लैंग्वेजेस को आपके लिए ये लैंग्वेजेस हर लेवल पर अवेलेबल होगी। आप जिस लेवल पर भी पढ़ रहे हैं इन लैंग्वेजेस को यदि साथ में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं और उनको आप अपने उसके भी आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे बुजुर्गों का जो खजाना है, ज्ञान का खजाना, वो सारा इन्हीं भाषाओं में छिपा पड़ा है, हमारे वेदों में छिपा पड़ा है। और उनको जानने के लिए यदि आज की एजुकेशन उस लैंग्वेज को ही नहीं जानेगी तो वो क्या समझेंगे। उनको हमेशा ये लगता रहेगा, लग रहा है अभी की एजुकेशन, अभी की जनरेशन जो है उनको सबको लगता है कि हमारे जो पुराना ज्ञान है वो थोथा ज्ञान है, बेकार है, सब बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट और सॉलिड ज्ञान है। तो वो इसके लिए भी संस्कृत को और बाकी की क्लासिकल लैंग्वेजेस को लाया गया है। इस तरह हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। तो और ये हमारे ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।